हुमायूँ का शासनकाल और उसका जो जीवन था उसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है। अब हम इसको थोड़ा एनालिटिकल अध्ययन करेंगे। पहले हमने तथ्यात्मक अध्ययन किया था, थोड़ा विश्लेषणात्मक अध्ययन हम हुमायूँ के जीवन के बारे में करेंगे। हुमायूँ को बाबर के द्वारा एक कमज़ोर और असंगठित राज्य प्राप्त हुआ था और उस समय तक जब वो गद्दी पर बैठा उस समय तक भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन हुमायूँ के गद्दी पर बैठते वक्त मुग़ल राज्य को अभी सुदृढ़ता प्राप्त नहीं हुई थी। न ही अफ़गानों की शक्ति का पूरी तरह से दमन हो पाया था। मुग़लों के राजघराने में भी काफ़ी मतभेद थे। हुमायूँ के भाई और संबंधी और हुमायूँ के सामंत वर्ग उसका विरोध करने पर उतारू थे। जबकि बाह्य समस्याओं में हम देखें तो हुमायूँ जब गद्दी पर बैठा तो पश्चिमी भारत का जो गुजरात का अफ़गान शासक था बहादुर शाह, वो और पूर्वी भारत के जो अफ़गान थे नुहानी शासक, वो हुमायूँ के विरुद्ध संगठित हो रहे थे। तो पश्चिम और पूरब के गुजरात और बिहार के जो अफ़गान शासक थे वो मुग़लों के विरुद्ध संगठित हो रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में एक योग्य और दूरदर्शी शासक ही मुग़ल साम्राज्य को बिखरने से बचा सकता था, किंतु दुर्भाग्यवश हुमायूँ में इन सभी गुणों का अभाव था। इसलिए 10 वर्षों की अवधि में हुमायूँ को 1540 ईस्वी में न केवल राज्य से हाथ धोना पड़ा, बल्कि भारत से मुग़लों की सत्ता भी समाप्त हो गई और हुमायूँ को निर्वासित जीवन जीना पड़ा अगले 15 वर्ष तक। अगले 15 वर्षों तक 1540 से 1555 तक भारत में अफ़गानों का राज्य चला। अधिकांश इतिहासकार हुमायूँ की असफलता के लिए स्वयं हुमायूँ को ही दोषी ठहराते हैं। उनके अनुसार हुमायूँ एक अदूरदर्शी और अव्यवहारिक शासक था और उसकी नीतियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल ही नहीं थी। हुमायूँ की असफलता का एक कारण ये बताया जाता है कि वो बहुत उदार था। उसकी अतिशय उदारता के कारण उसने अपने भाइयों के बार बार विश्वासघात करने पर भी उन्हें माफ़ कर दिया। यह दयालुता एक व्यक्ति के रूप में तो उसका चारित्रिक गुण मानी जा सकती है, किंतु एक शासक के रूप में इसे अवगुण माना जाएगा। इसी प्रकार हुमायूँ की असफलता का दूसरा कारण ये माना जाता है कि हुमायूँ में निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था। इसका प्रदर्शन उसने बहादुर शाह के विरुद्ध किए गए संघर्ष में किया। बहादुर शाह गुजरात का शासक था, उसके विरुद्ध हुमायूँ ने उसे मांडू से मालवा से खदेड़ा और फिर गुजरात में चंपानेर तक उसको खदेड़ दिया और वहाँ पर बिना पूरी उचित व्यवस्था किए बगैर हुमायूँ अपने भाई अस्करी को वहाँ छोड़कर पुनः लौट गया, जिसके कारण बहादुर शाह ने तत्काल ही मुग़लों को वहाँ से खदेड़कर फिर से गुजरात पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो सही निर्णय नहीं था। इसी प्रकार शेर शाह के विरुद्ध भी उसने निर्णय क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। चुनार के घेरे में जब उसने एक बार शेर शाह को परास्त कर दिया था तो उसे पूरी तरह से कुचल देना था, लेकिन उसने चुनार के घेरे में भी जीतने के बावजूद शेर शाह को वहाँ से जाने दिया। इसके अलावा जब बंगाल की राजधानी गौड़ को उसने जीत लिया, उसको वहाँ शेर शाह मिला नहीं, तो 8 माह उसने गौड़ में भोग विलास में बिता दिए। इसका फ़ायदा उठा करके शेर खां, जो रोहतासगढ़ के दुर्ग में पहले ही अपनी स्थिति और खजाना मजबूत कर चुका था, उसने हुमायूँ के बंगाल से आगरा वापसी के जो सारे रास्ते थे उसको बंद कर दिए। तो ये हुमायूँ की निर्णय क्षमता का अभाव था जो हमने देखा। एक सेना नायक के रूप में भी हुमायूँ ने अनेक भूलें की। बंगाल अभियान के समय में जैसे उसने बताया मैंने आपको कि 8 माह का समय उसने व्यर्थ गंवा दिया और फिर 1539 में चौसा के युद्ध के समय भी उसने योग्य सेनापति का परिचय नहीं दिया। चौसा के युद्ध में उसने जो युद्ध का स्थान चुना वो निचला स्थान था, जहां वर्षा के कारण पानी भर गया था और हुमायूँ के सैनिक पूरी कुशलता से युद्ध नहीं कर सके। हुमायूँ ने चुनार का घेरा डालने के समय भूल की, जैसा मैंने आपको बताया। एक कुशल सेनाध्यक्ष की तरह निर्णय नहीं लिया, उसके परिणाम स्वरूप शेर खां की विजय और भी सुगम हो गई। इसके अलावा कुछ इतिहासकार हुमायूँ के व्यक्तिगत अवगुणों को भी उसकी असफलता का कारण मानते हैं। इन इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूँ अफ़ीम खाने का शौकीन था और अफ़ीम की लत थी उसे
इतिहासकारों के अनुसार अफ़ीम खाने से उसकी बुद्धि मंद हो गई थी। इस कारण वो किसी निर्णय पर तुरंत नहीं पहुंच पाता था, अनिर्णय की स्थिति रहती थी और जो भी निर्णय वो करता था वो तार्किक नहीं हो पाते थे। फिर भी मूल्यांकन अगर हम देखें हुमायूं का, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुमायूं को अधिकतर असफलताएं हाथ लगी, लेकिन यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि हुमायूं की असफलता केवल उसके व्यक्तिगत अवगुणों के कारण हुई। इसका निष्पक्ष आकलन करें हम तो हुमायूं के शासनकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, 1530 से 36 के बीच और 1537 के बाद। 1530 से 26 के बीच में हुमायूं जो था अपनी समस्याओं के समाधान में वस्तुतः सफल रहा और 1537 के बाद ही उसकी असफलताएं प्रारंभ हुई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हुमायूं का शेर खां के विरुद्ध संघर्ष भी 1537 के बाद ही शुरू हुआ था। अपने राज्यारोहण के समय हुमायूं ने अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में पूरी रुचि दिखाई। उस समय तक 1530 में शेर खां जो बिहार का अफ़गान शासक था, वो एक मामूली सेनानायक था। अभी अफ़गानों का नेतृत्व बिहार के नुहानी शासकों और गुजरात के शासक बहादुर शाह में निहित था। ये बिहार के अंदर नुहानी शासक थे, ये भी थे तो अफ़गान, लेकिन शेर शाह को अभी इन्होंने अपना नेता नहीं माना था। नुहानी शासकों को बंगाल का पूरा समर्थन और सहयोग मिल रहा था। पूर्वी भारत के जो ये नुहानी शासक थे, अफ़गान शासक, इनको हुमायूं के पिता बाबर ने भी घाघरा के युद्ध में पराजित किया था, परंतु इन नुहानी अफ़गान शासकों का पूर्वी भारत से पूर्ण रूपेण दमन अभी नहीं हो पाया था। अतः हुमायूं को इस अधूरे कार्य को पूरा करना था। हुमायूं ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 1532 में उसने दोरा की लड़ाई लड़ी और दोरा की लड़ाई में उसने पूर्वी भारत के नुहानी एवं फरमूली शासक, जो दोनों अफ़गान थे, उनको उसने परास्त किया। इस पराजय का नुहानियों की शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा और दोरा की 1532 की लड़ाई के बाद ये बिहार के जो नुहानी शासक थे, वे दोबारा हुमायूं के समक्ष खड़े नहीं हो सके। लेकिन इस सफलता ने हुमायूं की समस्याओं को सुलझाने के बजाय और भी जटिल बना दिया, क्योंकि अब पूर्वी भारत में शेर खां के प्रभाव में वृद्धि होने लगी थी। हुमायूं की सफलताएं अब ख़त्म हो चुकी थी। नुहानी शासक यद्यपि परास्त हो चुके थे, लेकिन हुमायूं की समस्याएं और भी ज़्यादा अब जटिल हो चुकी थी। पूर्वी भारत में जो नुहानियों की शक्ति से जो स्थान रिक्त हुआ था, उसको अफ़गान सरदार शेर खां ने भर दिया और पूर्वी भारत में नुहानी शासकों की जगह अफ़गान शासक शेर खां के प्रभाव में वृद्धि होने लगी और अफ़गानों के नेता के रूप में उसके उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये तो उसकी पूर्वी भारत की समस्या की बात रही। ठीक इसी समय हुमायूं का जो दूसरा प्रतिद्वंदी था, गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसकी शक्ति भी चिंताजनक हद तक वृद्धि होने लगी थी। बहादुर शाह भी अफ़गान शासक था और हुमायूं ने इसकी ओर ध्यान देना उचित समझा और हुमायूं ने मालवा और राजपूताना के क्षेत्रों को जीतने के बाद में इब्राहिम लोदी के जो संबंधी भाग करके गुजरात के बहादुर शाह के वहाँ चले गए थे, तो हुमायूं ने इसे शत्रुतापूर्ण माना और 1537 ईस्वी में हुमायूं ने मालवा के मार्ग से गुजरात पर आक्रमण किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया और गुजरात का शासन अपने भाई अस्करी के अधीन छोड़ करके वापस आगरा आ गया। लेकिन अस्करी गुजरात पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ साबित हुआ और एक ही वर्ष में बहादुर शाह ने गुजरात और मालवा के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। अब हुमायूं के लिए दोबारा सैनिक अभियान करना आवश्यक हो गया। उसके इस दूसरे अभियान से बहादुर शाह का नाश हो गया। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उसी समय पूर्वी भारत में शेर खां अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक को परास्त कर दिया। बंगाल का शासक उस समय गयासुद्दीन महमूद शाह था। सूरजगढ़ की लड़ाई थी ये, ध्यान दीजिए। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को परास्त करके जीत ली थी और उसके बाद शेर खां ने 1537 ईस्वी में बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद शाह हुमायूं की सहायता मांगने के लिए आगरा की ओर बढ़ा।
हुमायूं ने भी देखा कि अब शेर खां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, बंगाल की राजधानी गौड़ पर उसका कब्ज़ा हो गया है, तो हुमायूं ने पूर्वी भारत की ओर सैनिक अभियान शुरू किया। हुमायूं ने शुरू में चुनार का घेरा डाला, और चुनार क्योंकि अभी भी शेर खां के अधिकार में था, और चुनार पर कब्ज़ा रहते शेर खां हुमायूं का आगरा से संपर्क तोड़ सकता था। चुनार के घेरे में हुमायूं ने काफ़ी समय लगा दिया। इसका लाभ उठाकर शेर खां ने गौड़ को बुरी तरह लूटा, क्योंकि हुमायूं का सीधा टारगेट होना चाहिए था बंगाल की राजधानी गौड़, लेकिन बीच में ही हुमायूं ने चुनार के किले का अभियान आरंभ कर दिया और उसको जीतने में काफ़ी वक्त लगा दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर शेर खां ने बंगाल के गयासुद्दीन महमूद की राजधानी गौड़ को बुरी तरह लूट लिया। और लूटने के बाद में शेर खां को पता था कि हुमायूं अब बंगाल की राजधानी गौड़ की तरफ बढ़ेगा, तो उसने बड़ी होशियारी दिखाते हुए अपना परिवार और बंगाल से लूटा हुआ सारा जो धन था वो गौड़ से शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर? रोहतासगढ़ के दुर्ग पर अधिकार करके सारा खजाना और अपना परिवार वहाँ सुरक्षित कर लिया। फिर जब 1538 में हुमायूं गौड़ पहुँचा चुनार से आगे, तो गौड़ में उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा, और न तो उसे वहाँ शेर खां मिला, न बंगाल का कोई खजाना मिला। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं ने वहाँ पर 8 महीने का समय और गंवा दिया। वहाँ पर राग रंग में डूब गया हुमायूं। उसे लगा कि मैंने गौड़ आसानी से जीत लिया है, और वहाँ पर भोग विलास और राग रंग में 8 महीने का बहुमूल्य समय उसने नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस अवधि में जो ये विजय का जश्न मनाने में जो उसने 8 माह लगाए, ये उसके लिए आगे चलकर घातक सिद्ध हुए। ये आरोप गलत है। एक्चुअल में गुजरात के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हुमायूं ने गौड़ में रुककर मुगलों की सत्ता को सुदृढ़ करना आवश्यक समझा था, क्योंकि गुजरात में उसने जीतने के तुरंत बाद वो अपने भाई अस्करी को वहाँ से नियुक्त करके खुद लौट गया था आगरा, तो जिसका फ़ायदा बहादुर शाह ने उठा लिया था और तत्काल ही मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया था। तो ये गलती हुमायूं यहाँ बंगाल में नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि गौड़ को जीतने के बाद उसने वहाँ पर 8 महीने तक उसकी व्यवस्था मजबूत करने में बिताए। और इन 8 महीनों का नुकसान हुमायूं को ये हुआ कि बंगाल में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी, हुमायूं की सेना में महामारी भी फैल गई थी, और वापसी का सफ़र हुमायूं के लिए अत्यंत कठिन हो गया। रास्ते में उसे आगरा जाने के रास्ते में बार बार अफ़गान परेशान कर रहे थे, और उनकी अफ़गानों की छापामार युद्ध पद्धति से हुमायूं के सैनिकों का मनोबल भी टूट गया था। शेर खां जो था उसने हुमायूं की आगरा लौटने का जो मार्ग था वो बंद कर दिया, और चौसा के मैदान में हुमायूं का रास्ता शेर खां ने रोक लिया। एक लंबे समय तक हुमायूं और शेर खां की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही, लेकिन हुमायूं ने यहाँ भी निर्णय गलत किया। उसने तत्काल शेर खां पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि युद्ध में इंतज़ार किया, युद्ध में पहल नहीं की। ये हुमायूं की भूल थी, क्योंकि शेर खां को उसने अपने ऊपर पहला प्रहार करने का मौका दे दिया। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं शेर खां के हाथों परास्त हुआ। शेर खां की विजय कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसने योग्य और कुशल सेना नायक होने का परिचय दिया था, और 1539 के चौसा का युद्ध हारने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ली। उसके बाद अगले वर्ष शेर शाह ने हुमायूं का पीछा फिर किया, और कन्नौज के युद्ध में 1540 में उसने हुमायूं को फिर अधिकार कर हराया दिया। अब हुमायूं की राजधानी जो थी आगरा, उसके ऊपर दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया शेर शाह ने 1540 में, और ख़ुद को बादशाह घोषित कर दिया। इसी के साथ भारत से मुग़लों की सत्ता अंत हो गई, और भारत में फिर से एक अफ़गान राज्य स्थापित हो गया। हुमायूं की असफलता को यदि ध्यानपूर्वक देखें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि वह केवल शेर खां के विरुद्ध ही अपने संघर्ष में असफल रहा, जबकि उसके जो अन्य प्रतिद्वंदी थे उसको उसने निश्चित रूप से पराजित किया था। इसलिए हुमायूं की असफलता के लिए केवल उसकी तथाकथित अयोग्यता को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर वो अयोग्य होता तो सारे प्रतिद्वंदियों से हार जाता, लेकिन हुमायूं हारा किससे? केवल शेर खां के विरुद्ध। अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध उसने अपनी योग्यता का निश्चित रूप से प्रदर्शन किया था, अतः हुमायूं को अयोग्य नहीं माना जा सकता। हुमायूं की वास्तविक कठिनाई यह थी कि एक ही समय में उसे 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा, जो कि उसके राज्य के 2 अलग अलग छोर पर स्थित थे, पश्चिम और पूर्व में। पश्चिम में बहादुर शाह का मुकाबला उसे करना पड़ रहा था, और पूर्व में उसे बिहार के अंदर शेर खां का मुकाबला करना पड़ रहा था। भौगोलिक बाधाओं के कारण
संचार और आवागमन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण एक ही समय में दोनों समस्याओं का समाधान करना हुमायूं के लिए बड़ा कठिन साबित हुआ। जब वह पश्चिम भारत में बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान पर व्यस्त होता तो पूर्वी भारत में शेर खां अपनी शक्ति में वृद्धि कर लेता। इसके अतिरिक्त हुमायूं की असफलता के लिए एक कारण ये भी माना जाता है कि उसके जो संबंधी थे, यहाँ तक कि उसके जो भाई कामरान अस्करी और हिंदाल, वो भी उसके प्रति असहयोग की नीति अपनाए हुए थे। कामरान अस्करी और हिंदाल तीनों ने ही विषम परिस्थितियों में हुमायूं की मदद नहीं की और हुमायूं के साथ विश्वासघात किया। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं की असफलता होना वाजिब था। इसलिए हुमायूं के तथाकथित व्यक्तिगत दोषों की तुलना में उसके सामने जो समस्याएं थी और जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उनको हम हुमायूं के असफलता का मुख्य कारण माने तो ये ज़्यादा न्यायोचित होगा। और हुमायूं की 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में 15 वर्ष के लिए मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई और 15 वर्ष तक भारत में शेर शाह द्वारा स्थापित सूर्यवंश ने शासन किया 1540 से 1555 तक। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया और शेष काल में 1545 से 1555 तक शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह का शासन रहा और 1554 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अफ़गानों के अंदर ही उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ इस्लाम शाह के पुत्रों में। उस उत्तराधिकार के संघर्ष में सूर्यवंश की शक्ति कमज़ोर हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में 2 युद्ध जीते। हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफ़गानों को परास्त करके जुलाई 1555 में उसने फिर से दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। तो ये हुमायूं का निर्वासन 15 वर्षों का समाप्त हुआ, जिसको हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हुमायूं की असफलताओं का मूल्यांकन, क्या क्या कारण उत्तरदायी थे, क्या हुमायूं के व्यक्तिगत दोष इसके लिए जिम्मेदार थे या परिस्थितियां जिम्मेदार थी, तो ये मूल्यांकन हमने पढ़ा कि हुमायूं के व्यक्तिगत अवगुण हुमायूं के असफलता के लिए इतने उत्तरदायी नहीं थे जितना कि उसके समक्ष जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी वो उत्तरदायी थी। तो ये हुमायूं के मूल्यांकन का टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। कल हम अकबर के बारे में व्याख्यान पढ़ेंगे। थैंक यू।